आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। देखना है कि सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल यानी PTI की जानिब से मखसूस नशिस्तों के केस में ऊँट किस करवट बैठता है। केस का महफूज फैसला अब कल सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ महफूज फैसला सुनाएंगे। आज शाम तक चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा समेत तमाम 13 जजेस अंदरून सुप्रीम कोर्ट बहस व मुबाहसे में मसरूफ़ रहे और आज मुसलसल दूसरे दिन 13 जज साहबान ने बाहमी मुशावरत की और फरीक़ैन के दलाइल का जायज़ा लिया। कल भी इस मामले पर कम बेश 2 घंटे सुप्रीम कोर्ट के अंदर गौर व फिक्र और सलाह मशवरा जारी रहा था। दरअसल इलेक्शन से पहले चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा की सरबराही में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मसरत हिलाली की बेंच ने मुत्तफ़क़ा तौर पर PTI से बल्ले का इंतखाबी निशान वापस ले लिया था, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने PTI को बतौर सियासी जमात इलेक्शन से बाहर किया और आज़ाद अरकान के इलेक्शन जीतने के बाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत के बाद मखसूस नशिस्तों के मकमसे ने जन्म लिया। गैर मामूली बात यह है कि समाअत के दौरान इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर बशीर मोहम्मद को खुद चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने कहा कि इंतखाबी निशान से मुताल्लिक उनके फैसले की गलत तशरीह की गई है। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि PTI के उम्मीदवारों को क्यों दूसरी जमात ज्वाइन करने के लिए कहा गया। इस पर वकील का कहना था कि माई लॉर्ड, मैं मायूस हूँ, इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता। बहरहाल तारीख साज केस में तारीख साज लम्हात और उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस काजी फाइज़ ईसा के वो कलमात जो भी आपने सुने वो यकीनन इस फैसले पर असरअंदाज होंगे जो कि कल सुबह सुनाया जाएगा। बहरहाल कुछ हो ना हो, सियासत में पाकिस्तान के इस मामले के और इस फैसले के बहुत दूर रस असरात रहेंगे। बहरहाल इलेक्शन से पहले PTI को बल्ले का इंतखाबी निशान मिला, ना पार्टी की इंतखाबी शराख बरकरार रही और अभी आपने जस्टिस काजी फाइज़ ईसा के इस हवाले से कलमात सुने, बल्कि PTI के नाम पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की छाप लग गई, जबकि अब एक बार फिर PTI की सियासत और पार्लिमानी अक्सरियत सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मशरूत हो गई है। मालूम नहीं PTI को 77 मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं। इन 77 मखसूस नशिस्तों में 22 कौमी असम्बली और 55 सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं। यकीनन सुप्रीम कोर्ट की 13 रुकनी बेंच के महफूज फैसले के दूर रस असरात होंगे। PTI मखसूस नशिस्तों से महरूम भी हो सकती है और अगर PTI के हक़ में फैसला आया तो हुक्मरान इत्तेहाद कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत खो बैठेगा। बात यूँ नज़र में इस केस का दरमियानी हल निकले या थर्ड ऑप्शन आए, इसके मुताल्लिक फ़ैसले आने का कभी इम्कान है, जिसमें पार्लियामेंट को इस मामले की वजाहत के लिए इलेक्शन एक्ट में तरमीम या नई कानून साजी की भी हिदायत दी जा सकती है। बहरहाल सवाल ये है कि PTI के आज़ाद अरकान के हिस्से की मखसूस नशिस्तें अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं मिल सकती तो दीगर सियासी जमातों को कैसे मिल जाएंगी। इस पूरे पस मंज़र में ऐसा तासुर भी मिल रहा है जैसे इमरान खान ने हर किस्म के फैसले की मुखालफत का तहिया कर लिया है, क्योंकि परसों सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई माजूरात में बानी PTI ने तहरीरी तौर पर चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा पर अपने अदम एतमाद का इजहार किया है और कहा है कि इंसाफ का तकाजा है कि चीफ जस्टिस उनकी और PTI के केसेस से ख़ुद को अलहदा कर लें। बहुत अहम ये केस है जो उसका फ़ैसला कुल मरला है और कल इसका बाकायदा फ़ैसला आ जाएगा। इस फैसले को बहुत करीबी जायज़ा लिया है, इसको ऑब्ज़र्व किया है, इसको कवर किया है हमारे नामवर सीनियर सहाफ़ी हैं आमिर सईद अब्बासी अदालती उमूर के, और हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन करी है मरियम नवाज़, एक और बहुत उम्दा सहाफ़ी अदालती उमूर की जो कि हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मरियम नवाज़ साहिबा, आमिर सईद अब्बासी साहब। ये फरमाइएगा कि आज भी ये गुमान क्या इस बात का यकीन हो गया है कि कोई एक फ़ैसला हो गया है, क्योंकि कल भी और आज भी कई घंटे ये 13 रुकनी फुल कोर्ट जो है वो इसमें ज़ाहिर है कि गुफ्तगू होती रही, बहस व मुबाहिसा होता रहा। इसके फ़ैसले पे पहुँचने के लिए ज़ाहिर है कि एक अक्सरियत दरकार है। 7 जजेस जिस जानिब होंगे बेशमूल चीफ जस्टिस, वहाँ पर इसका फ़ैसला आएगा। तो क्या हमें लग रहा है कि ये अब फ़ैसला हो चुका है? आमिर सईद अब्बासी साहब। जी कामरान साहब, ये पाकिस्तान की तारीख़ का तो बहुत अहम मुकदमा है ही, लेकिन इसके जो मुख्तलिफ मराहल आए और उसके बाद जो डेलिब्रेशंस हुई, इससे पहले तारीख़ में ऐसे नहीं मिलता कि एक बेंच है उसने केस सुना और उस केस के हेयरिंग के बाद 2 रोज़ तक जजेस ने आपस में मुशावरत की और उसमें बहुत सी डिस्कशंस हुई। बताया गया कि बहुत से इख्तलाफात पाए जाते थे और बहुत से जजेस की राय मुख्तलिफ थी, लेकिन अब तक की जो इतलात हैं वो बताती हैं कि ये मेजॉरिटी के साथ जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कल फ़ैसला सुनाएंगे वो मुतफ़िक़ा तौर पर नहीं होगा, बल्कि उसमें बहुत से इख्तलाफात भी पाए जाते हैं और इन्हीं इख्तलाफात को दूर करने के लिए ये मुशावरत भी होती रही। 2 दिन तक ये मुशावरत हुई। सो अपेरेंटली ये लगता है
कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की जो राय थी और उनकी जो रिमार्क्स भी थे और उनकी जो इस पूरे मामले के ऊपर जो उनकी राय है वही प्रिवेल कर रही है, और वही क्योंकि कल ख़ुद फैसला सुना रहे हैं, लिहाजा दीगर जो जजेस हैं, जो रिमार्क्स में हमने देखा कि बहुत से इख्तलाफात पाए जाते थे, बहुत से मुख्तलिफ सवालात किए जाते थे, बहुत से जो जजेस हैं वो ये समझते थे कि इसके अंदर शायद आइन के आर्टिकल 187 के हद तक कंप्लीट जस्टिस की भी बात होती रही, लेकिन लगता ऐसे है कि शायद इसके ऊपर ये तो बहरहाल अब फैसला आएगा। ये बताइएगा मरियम साहिबा, आप ये बताएं कि अभी हमने जो गुफ्तगू सुनाई, जो कलमात थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के, वो दो टोक अंदाज में बार बार इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर बशीर मोहम्मद को कह रहे थे कि उनके फ़ैसले को गलत इंटरप्रेट किया गया। इंतखाबी निशान के हवाले से जो फ़ैसला दिया गया उसमें PTI की शनाख्त बरकरार रखनी चाहिए थी, उनको आज़ाद उम्मीदवार तसव्वुर नहीं करना चाहिए था, या उनको आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से हिस्सा लेने पर मजबूर नहीं करना चाहिए था, उनके फ़ैसले का गलत मतलब निकाला गया। वो जो गुफ्तगू चीफ जस्टिस साहब ने कही, और ये गुफ्तगू और इससे मुंसलिका दूसरे मामला जो हैं बेंच के दूसरे अरकान भी करते रहे हैं, हम जैसे आउटसाइडर तो ये समझते हैं कि शायद इस मामले में अगर PTI को मखसूस नशिस्तें नहीं मिली तो वाकई उनके साथ ज़्यादती हुई है। क्या आपका ये तासुर था सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि जजेस की एक बड़ी तादाद या परहैप्स अक्सरियत जो है वो ये समझती है कि PTI को मखसूस नशिस्तें ना मिल के ज़्यादती हुई, या ये कि अगर नहीं भी हुई तो बहरहाल उन जमातों को जिनको ये नशिस्तें मिली उनका तो कोई हक़ नहीं था? जी देखिए कामरान साहब, जो अभी तक की हेयरिंग्स हुई, लाइव भी सबने देखी, जिस तरह से जजेस के रिमार्क्स आए उससे यही समझ आता है कि जजेस की अक्सरियत ये समझती है कि क्योंकि आवाम ने वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया था, इलेक्शन कमीशन ने उनको एक इंतखाबी निशान चुनने की बुनियाद पर जो इंतखाबी प्रोसेस से बाहर किया वो गलत किया, और इलेक्शन कमीशन की गलतियों के ऊपर अब सुप्रीम कोर्ट ने यही उनकी अक्सरियत की राय से लग रहा था कि शायद उन्होंने स्टैम्प नहीं करना। अभी तक जो 2 इजलास हुए, 2 दिन सारे जजेस बैठे, फुल कोर्ट इजलास हुए, और उसमें यही डिसाइड होना था कि ऑर्डर ऑफ द कोर्ट क्या हो, क्योंकि इस केस के बहुत से पहलू हैं, सिर्फ सिंपल सा केस नहीं है बाकी केसेस की तरह के अपील सिर्फ अलाउ करनी है या उसको डिसमिस कर देना है। इसमें ये जजेस ने भी तय करना है कि अगर वो किसी भी तरह से अपील अलाउ करेंगे तो उसकी इम्प्लिकेशंस कितनी होंगी। इस वक्त पार्लियामेंट की जो साख्त है, उसकी हियत है, उसकी अक्सरियत है, वो इस फैसले से जुड़ी है। तो बहुत सारे इसके केस के पहलू हैं, उन सबको डिसाइड करना था, लेकिन उन सब पहलुओं में एक चीज़ जो जजेस की मेजॉरिटी बार बार जिसका इजहार करती रही वो यही था कि इंतखाबात में क्योंकि अवाम ने वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया है, पहले तो उनके तमाम तर जो कैंडिडेट्स थे उनको आज़ाद ही तसव्वुर नहीं किया जाना चाहिए था। अगर वो आज़ाद तसव्वुर हो गए हैं तो अब उस एक गलती को इलेक्शन कमीशन की क्या सुप्रीम कोर्ट ने दुरुस्त करना है या उसी को दुरुस्त जानकर उस पर स्टैम्प करना है, ये एक सिंपल सा फैसला था। और मेरी राय कुछ आमिर सईद अब्बासी साहब से मुख्तलिफ है माज़रत के साथ कि नहीं लगता कि जो चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की राय थी और अगर वो ख़ुद फैसला सुनाने आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि शायद यही होगा कि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला अपहेल्ड किया जाए, क्योंकि ऑर्डर ऑफ द कोर्ट लिखा जा चुका होगा। सारे जजेस 2 रोज़ तफसीलात के साथ इस मामले को डिस्कस करते रहे हैं, तो वो सिर्फ अनाउंसमेंट है। माजी में भी अनाउंसमेंट दूसरे बेंचेस करते रहे हैं, तो वो अनाउंसमेंट है, लेकिन इसके अंदर ये मुमकिन हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन की जितनी गलतियां हैं उनको दुरुस्त किया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत का फैसला गलत था तो सुप्रीम कोर्ट उनको या इलेक्शन कमीशन की गलतियों को मोहर लगाने के बजाय इलेक्शन कमीशन को दोबारा से वो वक्त दे सकती है कि आप फिर से PTI के कैंडिडेट्स को वक्त दीजिए कि वो अपनी जमात में शमूलियत इख्तियार करें, क्योंकि इन द एंड ऑफ द डे इलेक्शन कमीशन ने भी ये बात इसी केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने तस्लीम की है कि PTI अभी भी इलेक्शन कमीशन के साथ एक इनलिस्टेड पार्टी है और वो ख़त्म नहीं हो गई, जमात अपनी जगह पर मौजूद है। तो फैसले के बहुत से पहलू हैं, पेचीदा है, ज़ाहिर है कोई स्ट्रेट जी बिल्कुल बिल्कुल मैं आपकी इस बात से मुत्तफ़िक़ हूँ। मेरी अपनी भी राय ये है कि जब चीफ जस्टिस खुद 2 टोक अंदाज में ये कह रहे हैं कि उनके फ़ैसले को गलत इंटरप्रेट किया है सुप्रीम कोर्ट ने, गलत हुआ कि PTI के जो अरकान हैं वो उनको मजबूर किया गया कि वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ें, और फिर जाहिर है कि उसका फिर आगे कॉन्सिक्वेंस ये है कि अब उनको मखसूस नशिस्तें नहीं मिल रही, उनके साथ अनफेयर एक मामला रहा ख़ुद इलेक्शन के अंदर। तो ये इसमें तो कोई 2 राय नहीं है ना कि इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की रूह के मुताबिक, यानी कि जो बल्ले के निशान के हवाले से जो फ़ैसला दिया गया उसकी रूह के मुताबिक
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अमल किया है उसको मिस इंटरप्रेट किया गया है, ये तो राय है ना। उसके बाद मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि कैसे जो है वो पीटीआई अपना ये केस भी हार जाएगी। कामरान साहब जी बिल्कुल, जो ये एडमिटेड जी आमिर सईद अब्बास इसको जी 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 ये कामरान साहब एडमिटेड है। इस पे तमाम जजेस ने जब सवालात भी किए, इलेक्शन कमीशन के पास कोई जवाब नहीं था और इलेक्शन कमीशन ने भी कहा कि वो इसका ना तो कोई दिफा करेंगे और ना ही वो इसकी कोई हिमायत करेंगे कि जो 13 जनवरी का फ़ैसला था उसको इलेक्शन कमीशन ने दुरुस्त इंटरप्रेट किया या नहीं किया। तो जो फ़ैसला होगा ये ना तो कोई अपील अलाउ होगी ना डिसमिसल होगी। मुझे ये लगता है कि ये डिस्पोज ऑफ विद सर्टेन डायरेक्शंस होगी और इसमें इलेक्शन कमीशन को भी डायरेक्शंस होंगी कि इलेक्शन कमीशन ने जो गलती की है उसको भी दुरुस्त किया जाएगा। और इसके साथ साथ क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इलेक्शन से पहले नहीं जो लिस्ट दी थी इसलिए उनको भी नशिस्तें मिलने के इम्कानात कम हैं। तीसरी जो अहम बात है वो ये है कि इस बात के ऊपर भी बेशतर जजेस एग्रीड थे कि ये जो नशिस्तें हैं ये बाकी जमातों में तकसीम नहीं की जा सकती, इनकी बंदर बांट नहीं हो सकती। इस हद तक भी बात दुरुस्त है। लेकिन अब यहाँ पर मामला बज़ाहिर ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसको ख़त्म करके जो नशिस्तें गवर्नमेंट के पास हैं और मामला दोबारा जब पार्लियामेंट को भेजेगी कि वो इस एम्बिग्विटी को ख़त्म कर दें, क्योंकि अभाम है। इससे पहले ये फर्स्ट इंप्रेशन का केस है, इससे पहले ऐसा केस नहीं सामने आया कि एक सियासी जमात जिसमें आज़ाद अरकान शामिल हों वो आज़ाद इलेक्शन उस इलेक्शन में हिस्सा न ले आम इंतखाबात में और बाद में उसमें इतनी तादाद में लोग आ जाएं तो क्या वो मखसूस नशिस्तें डिमांड कर सकती है या नहीं कर सकती। तो बज़ाहिर यही लगता है कि देखिए तमाम certain directions के साथ मैं समझ गया आपकी बात। मरियम साहब आप मुझे ये बताएं कि देखें पहले ही अब सुप्रीम कोर्ट में बात तय हो गई है कि जो इंतखाबी निशान के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसमें इबाहम था, गोया कि सुप्रीम कोर्ट के जहन में नहीं था, लेकिन खुद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसको सही तरह पे तशरीह नहीं कर सका। बज़ाहिर तो पीटीआई भी खुद उसकी सही तरह से तशरीह नहीं कर सकी और उसके नतीजे में एक बहुत ही गुंजलक सूरत हाल ने जन्म लिया। यकीनन जो इंतखाबी निशान का फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी बेंच ने उसके हवाले से भी बहुत ज़्यादा तनाज़ है। क्या ये मुमकिन है कि कल का फैसला मज़ीद कोई इबाहम जन्म दे दे और इस हवाले से कोई दो टोक अवाम के सामने सूरत हाल नज़र ना आए? क्या इस बात का इम्कान है? क्योंकि जो मैं गुफ्तगू सुन रहा हूँ उसमें मुझे लग रहा है कि शायद कोई इबाहमी कैफियत जो है वो सुप्रीम कोर्ट जन्म दे के आगे बढ़ जाए। देखिए कामरान साहब, अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के फैसले को बरकरार रखती है तो फिर वो अभामी सूरत हाल अपनी जगह कायम रहेगी। लेकिन अगर जजेस जाते हैं उस तशरीह की तरफ जिसकी हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे कि वो ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन से हो गई गलती इंटरप्रिटेशन में, अब हमें उसको दुरुस्त करना है। इंतखाबात से पहले और इंतखाबात के बाद जो भी एपिसोड होती रही पीटीआई के कैंडिडेट्स को लेकर के उसको अब सुप्रीम कोर्ट दुरुस्त करेगी, क्योंकि इन द एंड ऑफ द डे वोटर है जिसका राइट है, जिसने वोट दिया है पीटीआई को, उसके राइट को अगर सुप्रीम कोर्ट उसके तहफ़्फ़ुज़ की तरफ जाती है और तशरीह इस तरीके से करती है तो फिर जो ये गलतियां हैं उनमें कोई सुधार हो सकता है या उन इंटरप्रिटेशंस को भी ठीक किया जा सकता है। लेकिन अगर स्ट्रेट अवे पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को अपहेल्ड किया गया, बाकी पीडीएम की जमातों में ये नशिस्तें बांटी गई, तो फिर जो ये भाम किसी कैफियत थी अपनी जगह बरकरार रहेगी मेरे ख्याल में। बहुत बहुत शुक्रिया। मरियम नवाज़ हमारे साथ मौजूद थी, बहुत उम्दा रिपोर्टर हैं सुप्रीम कोर्ट अफेयर्स के और सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं अदालती उमूर के बहुत ही मुस्तनद सहाफ़ी आमिर सईद अब्बासी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद फिर हम जिक्र करेंगे पाकिस्तान की माशी बका का सवाल है। पाकिस्तान अपने बिजली के मसाइल, तवानाई के मसाइल हल करे, IPPs के मसले हल करे। पाकिस्तान दुनिया की महंगी तरीन बिजली इस वक्त अपने अवाम को और अपने कारोबार को दे रही है, निज़ाम चल नहीं सकता। बहरहाल इस पूरे मसले की कुंजी इस वक्त चीन में है, जहाँ पर मौजूद हैं हमारे CPEC उमूर के वज़ीर और वज़ीर प्लानिंग जनाब एहसन इकबाल, जो अब इस पूरे मामले पे हमें बताएंगे, मौक़िफ़ देंगे चीनी हुकूमत का, हमारी अपनी हुकूमत का। बीजिंग से हमारे साथ होंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। इसमें कोई शक नहीं, पाकिस्तान के तमाम हुक्मरान पिछले 15-20 साल से कह रहे हैं कि पाकिस्तान का एनर्जी सेक्टर, बिजली बहरान हमारी मईशत के लिए एक अंधा कुआं बन गया है। इसी अंधे कुएं की हक़ाइक़ जानने की और इसका तहक़ीक़ात हम इस हवाले से हम कर रहे हैं। गुज़िश्ता 3 रोज़ से हम अपने प्रोग्राम्स में इनका जायज़ा ले रहे हैं
और इन हक़ाइक़ का पोस्टमार्टम कर रहे हैं, जिनकी वजह से पाकिस्तान में एनर्जी सेक्टर मुल्की मईशत के गले का फंदा बन चुका है। ख़ास तौर पर IPPs यानी बिजली बनाने के हुकूमती और निजी कारखानों के अलावा CPEC के पावर प्लांट्स भी कौमी ख़जाने पे बोझ बन चुके हैं और अब रियासत पाकिस्तान को ये फैसला करना होगा कि पाकिस्तान का मुस्तक़बिल बचाया जाए या इन IPPs को अरबों डॉलर्स के मुनाफे समेटने दिए जाएँ। बहरहाल इस वक्त असल मसला ये है कि IPPs के मुस्तक़बिल का फैसले का या इसका तस्वीर करने की फ़ैसला कुन ये घड़ी है और साथ ही हमें ज़रूरत होगी कि पाकिस्तान क्योंकि कर्ज़ों की अदायगी के हवाले से या पाकिस्तान पे जो वाजिबुल अदा अदायगियाँ हमें करनी है IPPs के हवाले से, CPEC के IPPs के हवाले से, यकीनन इस वक्त पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान के ख़जाने में ये सकत नहीं है कि वो अपनी अदायगियाँ कर सके। इसलिए इन कर्ज़ों की तोसी 100% ज़रूरी है। इस बात में तो किसी को रत्ती बराबर शक नहीं कि CPEC पाकिस्तान की तारीख में अब तक का सबसे बड़ा जामे और गेम चेंजर मंसूबा है, जिसके लिए चीन ने 65 अरब डॉलर से ज़ायद की सरमायाकारी मुख्तस की। लेकिन बदकिस्मती कहा जाए यह हमारी हुकूमतों की नाअहली कि CPEC के बारे में जैसा सोचा था वैसा नहीं हो सका। जैसा सोचा था वैसा CPEC बन जाता तो क्या बात है, या बन जाए तो क्या बात है। ताहम ये भी बड़ी बात है कि पिछले 9 साल से पाक चीन मफादात पर मुतअद्दिद दहशतगर्द हमलों के बावजूद CPEC रवा दवा है, बल्कि CPEC फेज़ 2 के तहत 5 नए कॉरिडोर्स के क़याम और ML1 प्रोजेक्ट समेत स्पेशल इकनॉमिक जोन्स के लिए चीन का अज़्म बरकरार नज़र आता है। नून लीग की हुकूमत हो या PTI की हुकूमत या पीपल्स पार्टी, पिछले 9 साल में CPEC के वाजिबात और अदायगियाँ हुकूमत के आसाब पर हावी हैं। बिलाशुबा पाकिस्तान में सियासी बेयकीनी, माशी अदम इस्तेहकाम और दहशतगर्दी के ख़तरात की वजह से ही CPEC पर चीनी एतमाद में कमी आई है। मुझे ये बात कहने में ज़रा बराबर झिझक नहीं कि CPEC की सुस्त रफ्तारी या मुबैना नाकामी की सबसे बड़ी वजह पाकिस्तानी लीडरशिप है। जी हाँ, बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की कि हमारे करता धरतों ने मुल्की बिजली निज़ाम को नाअहली, करप्शन, बदइंतज़ामी की तस्वीर बना दिया है। हमारी साबका हुकूमतों ने IPPs के साथ बिजली की लागत, कर्ज़ों पर सबूत, सरमायाकारी पर मुनाफे और कैपेसिटी पेमेंट पर गैर मुनसिफाना माहिदे किए, जिसकी वजह से पाकिस्तान में घरेलू, कमर्शल और सनती सार्फिन को दुनिया भर से महंगी बिजली मिल रही है और इसके बावजूद पावर सेक्टर 2300 अरब रुपयों के गर्दिशी कर्ज़ों में फंस चुका है। क्योंकि बिजली की ज़रूरत हो या ना हो, पावर सिस्टम बिजली की तरसील और तकसीम की सलाहियत रखता हो या ना रखता हो और बिजली की बिलों की वसूली हो ना हो, हमें बहरहाल IPPs को अदायगियाँ करनी होती हैं, जिसको हम कैपेसिटी पेमेंट कहते हैं। हैरानकुन बात है और बहुत हैरानकुन बात है कि सर्दियों में 10,000 मेगावाट और गर्मियों में 24,000 मेगावाट बिजली इस्तेमाल के लिए ली जाती है, मगर IPPs को अदायगी उनकी सलाहियत के मुताबिक 44,000 मेगावाट की जाती है और IPPs बैठे बिठाए डॉलराइज मुनाफे के साथ अरबों रुपए कैपेसिटी पेमेंट में खाते हैं या उनके खाते में चले जाते हैं। इस हुकूमत की इसे हम हर सूरत में हुकूमती नाअहली का खमियाजा है हम कहेंगे और अब इसको सार्फिन भुगत रहे हैं, पाकिस्तान का कारोबार भुगत रहा है। इसलिए मईशत पर बोझ बनने वाले माहिदों पर नजरसानी, माशी बका का सवाल है। हौसला अफजा बात यह भी है कि चीन के साथ CPEC के तहत पावर प्लांट्स और दीगर मनसूबों पर नए ऑप्शन पर गौर हो रहा है। साबिक मावरी खुसूसी बराए CPEC खालिद मंसूर साहब ने परसों हमारे इंटरव्यू में कहा था, पाकिस्तान की माशी बका का सवाल है और जाहिर है कि पाकिस्तान में बिजली के मंसूबे पाकिस्तान की माशी बका के साथ जुड़े हुए हैं, मगर मसला यह है कि पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान का कारोबार दुनिया की महंगी तरीन बिजली ख़रीदने पर मजबूर है, जो ना पाकिस्तानी अवाम उसकी कीमत अदा कर सकते हैं और ना पाकिस्तान का कारोबार। इस मसले को सुलझाने की कोशिश की जा रही है, आला तरीन सतह पर हमारी हुकूमत भी कर रही है। चीन की हुकूमत का हमारी इत्तलात के मुताबिक अब भी सब्र का पैमाना लबरेज नहीं हुआ है। इस सिलसिले में बहुत इंटेंस गुफ्तगू हो रही है और इसके लिए बीजिंग में मौजूद हैं हमारे वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी और तरक्की और CPEC उमूर के बहुत माहिर सियासतदान हैं, बहुत एक्सपीरियंस है। जनाब एहसन इकबाल बीजिंग से हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एहसन इकबाल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। ज़ाहिर है कि ये मौजू बहुत अहम है हमारी मईशत के हवाले से। मुतसलसल से तमाम हुकूमतें कह रही हैं, अभी आपने शहबाज शरीफ साहब की बात भी सुनी कि हमारी जो कैपेसिटी है, चाहे वो जिस वजह से भी हम पर जो वाजिबुल अदा अदायगियाँ हैं चीनी कर्ज़ों के हवाले से, IPPs के हवाले से, और फिर उसके साथ साथ जो हमारी दूसरी अदायगियाँ हैं जो हमें डेट सर्विसिंग करनी है, हमारी मईशत की वो कैपेसिटी नहीं है, हम वो नहीं कर सकते। और दूसरी जानिब हमारी अवाम और हमारा कारोबार दुनिया की महंगी तरीन बिजली ख़रीदने पे मजबूर है, और उस ज़माने में जबकि शरह सूद 20% है, जब ये उस ज़माने में है जबकि पाकिस्तान में ज़ाहिर है कि इसके बहुत ही मनफी असरात हैं।
तो यकीनन ये हमारी माशी बका का सवाल है। आपके पास इस पूरे माहौल के हवाले से, क्योंकि आप इस वक्त बीजिंग में मौजूद हैं, अभी कुछ दिनों पहले जब प्राइम मिनिस्टर गए थे, आप जब भी गए थे, क्या इसकी अपडेट है, क्या फीडबैक है? जी खान साहब शुक्रिया। देखिए सबसे पहले तो मैं ये वाजे करना चाहूँगा कि आज पाकिस्तान में जो तवानाई का बहरान है, इसकी वजह सी पैक नहीं है। इसकी बुनियादी वजह हमारे मुल्क का वो पॉलिसीज़ पे अदम तसलसल है जो 2018 में एक तजुर्बा किया गया, जिससे कि वो मोमेंटम जो सी पैक एक गेम चेंजर के तौर पे इख्तियार कर चुका था, उसे तोड़ा गया और विलफुली सी पैक को स्कैंडलाइज किया गया। भोंडे इल्ज़ामात लगाए गए। मुझ पर भी एक वजीर साहब ने इल्ज़ाम लगाया कि एक मुल्तान सकर मोटरवे में मैंने खुदा न खास्ता 70 अरब रुपए का कमीशन ले लिया है। इसी तरह बाकी मंसूबों को भी स्कैंडलाइज किया गया, जिसने चीन के इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस को बुरी तरह पामाल कर दिया। देखिए जब सी पैक शुरू हुआ तो सी पैक का एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाया गया। चीन भी लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे यकीन रखता है। हमने भी विजन 2025 बनाया था। इसके 3 मरहले थे। पहला मरहला 2020 था, जिसमें पाकिस्तान के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर के गैप्स थे उनको, या बॉटलनेक्स थी ग्रोथ के लिए, उनको एड्रेस करना था। और हमने उस वक्त ये महसूस किया कि हमारा सबसे बड़ी बॉटलनेक 2013 में एनर्जी है कि जब 18 घंटे हमारे मुल्क के अंदर बिजली नहीं होती थी, इतनी बिजली भी नहीं आती थी कि यूपीएस की बैटरियां चार्ज हो सकें। तो उस वक्त पाकिस्तान ने एक एनर्जी पॉलिसी दे रखी थी ताकि हम अपने तवानाई के कमी को पूरा कर सकें। और खान साहब, पाकिस्तान का अपना भी कोई सरमायाकार उस पॉलिसी के तहत पाकिस्तान में बिजली का कारखाना लगाने के लिए तैयार नहीं था। अगर उस मौके पे चाइना ने आगे बढ़कर अपने प्राइवेट सेक्टर को कहा कि आप पाकिस्तान की मदद करें और यहाँ बिजली पैदा करने के कारखाने लगाएं, तो मैं समझता हूँ कि ये उन्होंने पाकिस्तानियों से बढ़कर पाकिस्तानी होने का सबूत दिया कि जब हमारे अपने इन्वेस्टर शाय अवे कर रहे थे, उन्होंने रिस्क लिया और पाकिस्तान में आके 8000 मेगावाट की हमको कैपेसिटी दी। अब जब बिजली की आप प्लानिंग करते हैं तो उसका एक डिमांड एंड सप्लाई का आप प्रोजेक्शन लेते हैं, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह इकोनॉमी को 6% ग्रोथ पे लाए थे। और हमारी नहीं बल्कि दुनिया भर की ये तवक्को थी कि 2030 तक पाकिस्तान G20 कंट्रीज में चला जाएगा इस मोमेंटम के साथ। लेकिन 2018 में जो हमने डिसरप्शन की, उसके नतीजे में हम 6% से एकदम 0% के ऊपर आ गिरे। और उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह यह थी कि नई हुकूमत का एक ही एजेंडा था, वेंडेटा, कि सबके खिलाफ झूठे मुकदमे बनाओ, हरासगी पैदा करो, अफसरों को हरासा करो। लिहाजा पूरे मुल्क के अंदर फैसला साजी का अमल खत्म हो गया। जब आपके मुल्क में फैसले नहीं होंगे, सरमायाकारी कैसे आएगी? सर ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, 100% असल में आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल सही है। 2018 नहीं, 2014 में 14 अगर 2014 में धरना नहीं होता और हमारे हुकूमती इदारों की पुष्पनाही पे धरना नहीं होता तो प्रेसिडेंट जी पाकिस्तान आते। अब ये इसमें कोई शक नहीं है, ये तमाम बातें हैं ये जो आप फरमा रहे हैं, इसकी आपने 2018 से शुरू किया, मैंने 2014 से शुरू कर दिया। मगर सर देखिए, मगर इसके नतीजे में 2017-18 में हम इस मुकाम पर पहुंच गए थे कि मेरे पास अमेरिका के सफीर, यूरोपियन ममालिक के सफरा एक सवाल करते थे कि हमें ये बताइए कि हमारे मुल्क की कंपनियां सी पैक के मंसूबों से और इकोनॉमिक जोन से कैसे जुड़ सकती हैं। सी पैक जो है वो पाकिस्तान की एक ब्रांड आइडेंटिटी बन गया था। हमने उसको अपने हाथ से खत्म किया। हमने वो इकोनॉमी को क्रैश करके वो डिमांड खत्म कर दी जिसके लिए पावर के मंसूबे लगे थे। दूसरी जो आपने कैपेसिटी पेमेंट की बात की, देखिए हमारा एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है मईशत का। आपने जैसे अभी खुद कहा कि सर्दियों में 10-12 हज़ार मेगावाट पे डिमांड आ जाती है, गर्मियों में 24-28 हज़ार मेगावाट पे चली जाती है। अब अगर आप 24-28 हज़ार मेगावाट की गर्मियों में बिजली की जो तलब है उसके मुताबिक मंसूबे लगाएंगे
तो बिलाशुबा आपको सर्दियों में 10-12 हज़ार आइडल कैपेसिटी होगी, उसके कैपेसिटी चार्जेस देने पड़ जाएंगे। क्योंकि अगर आप बिजली नहीं खरीद रहे तो उसमें बिजली का मंसूबा लगाने वाले का खतरा कोई गलती तो नहीं है, हमारी डिमांड नहीं है। हमारे मुल्क की जो मौशी एनर्जी का एक स्ट्रक्चर है, इसमें एक ये सुकम है कि सर्दी और गर्मी की डिमांड बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है। फिर अगर हमारे पूरे मुल्क की बिजली के निज़ाम को 4 डिस्कोज ने उठाया हुआ है, जिसमें एक आयस्को है, एक गैपको है, एक किसी हद तक लेस्को है, फिर फेस्को है। इन 4 के अलावा अगर आपके पूरे मुल्क के अंदर बिजली की चोरी होती है, आपके लाइन लॉसेस होते हैं, ये जो सर्कुलर डेट है, ये इस वजह से नहीं है कि हमें कुछ सीपैक के मंसूबों ने जकड़ लिया है। ये इस वजह से है कि हमारे मुल्क के अंदर जब चोरी होती है और वहां पर जाकर हमारे पब्लिक ऑफिस बेरर्स उन फीडर्स को जबरदस्ती चलाते हैं और उन अफसरों को धमकाते हैं कि जो लोड शेडिंग वो चोरी को रोकने के लिए करते हैं, और वो समझते हैं कि मुफ्त बिजली बांटना उनके लिए कोई एक सियासी उनके फराइज में शामिल है। देखिए, ये गवर्नेंस का मसला हमारा अंदरूनी है जिसको हमने हल करना है। अच्छा, अब ऐसे में मुझे अब जरा मैं इस बात की, इस पूरे पस मंज़र के नतीजे में जो भी सूरत हाल हुई, मैं चलें एक कहता हूँ कि अगर सी पैक पे उसकी रूह के मुताबिक अमल हो जाता तो पाकिस्तान के लिए वाकई ये गेम चेंजर मंसूबा होता है, लेकिन नहीं हुआ। आपके इल्म में है 2018 की आपने बात की, 2019 से और 20 में फिर आ गया था कोविड। चीन ने अपने आप को बंद कर दिया था दुनिया के लिए तकरीबन 3 साल के लिए। कोई आमद व रफ्त नहीं थी, किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं था, इसमें पाकिस्तान का तो कोई कसूर नहीं था। तीसरी बात यह है, इंपॉर्टेंट बात यह है, नहीं मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन, देखिए इसमें चीन के कसूर की बात नहीं। सबसे पहले तो 2018 में आते साथ ही वो जो चीन का पाकिस्तान के अंदर मोमेंटम हुआ था, मैं खुद सर ये बात आप कह चुके हैं, ये तो आप दोहरा रहे हैं, ये तो बात आप कर चुके हैं। उसको हमने नहीं, अब सुन लीजिए ना, अब आपने कहा कि पेंडेमिक ने शायद कर दिया। ये पेंडेमिक जो है इसने वियतनाम को क्यों नहीं मुतासर किया, कंबोडिया को क्यों नहीं मुतासर किया? बिलाशुबा चीन की अंदर कोविड पेंडेमिक की वजह से प्रोडक्शन सुस्त हुई, लेकिन किसी जगह से किसी मुल्क ने चीन के साथ अपने तिजारती इक्तिसादी ताल्लुकात को स्कैंडलाइज नहीं किया। बिल्कुल ठीक है। अब जो हमारे ये बात आपकी, मैंने अगर मैं आपको कंटेस्ट करूं तो आप इस पे बहस कीजिए। मैं आपकी बात को 100% मान रहा हूं ऐसे भाई। अब ये सिर्फ मुझे ये बताइए कि जो भी हुआ उसके नतीजे में आज हम इस काबिल नहीं हैं कि हम अपनी जो वाजिबुल अदायगियाँ हैं वो हम कर सकें, हम डेट सर्विसिंग कर सकें, हम जो हमारी फाइनेंशियल चार्जेस हैं, जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस हैं, हम उनको पूरा कर सकें। ये कंप्लीट केस है, ओपन एंड शेड। आप मुझसे बहुत ज़्यादा माशाल्लाह इन चीज़ों को समझते हैं। ये डिफ़ॉल्ट का केस है। अब इसमें चीन हमारा हाथ पकड़ता है और ये डेफर होता है तो मामला आगे बढ़ेगा, वरना तो ये तो डिफ़ॉल्ट का केस है ना सर, स्ट्रेट अवे। जी, अब देखिए ना, हम तो डिफॉल्ट, जो आपके प्रोग्राम में शब्बर जैदी साहब आए थे, वो खुद ही उस वक्त चेयरमैन FBI से जब हटे तो कौम को ये मजदा सुना गए थे कि उस हुकूमत ने कौम को डिफॉल्ट के किनारे पहुंचा दिया है। बात यह है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो सूरत हाल हमें दरपेश है, इससे अगर हमें निकलना है तो हमें अपने रेवेन्यूज को मोबिलाइज करना है, और हमने जो अपने मुल्क के अंदर अपनी पैदावारी सलाहियत का गला घोंटा, आज उसके नतायज हमें भुगतने पड़ रहे हैं। जो हमने सरमायाकारी की फजा खराब की, इसको प्राइम मिनिस्टर रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला सर इसके लिए आपको वो ऐसे भाई, क्या इसके लिए हमें स्पेस मिलेगी? कम से कम 2-3 साल तो लगेंगे ना, और 2-3 साल तक जो हमारी अदायगियां हैं, जो हमें डेट सर्विसिंग करनी है, जो हमें कैपेसिटी पेमेंट्स देनी है, जो इन पॉलिसीज़ पे अगर हमने मिनिमम मुकम्मल अमल करना है, अगर हमने ये 15-17% डॉलराइज रिटर्न देने हैं, तो इसके लिए हमें बहरहाल 2 साल का वक्फा, 3 साल का टाइम तो चाहिए। चीन में उन्होंने बहुत हमारी मदद की है, हमारा हाथ पकड़ा है, हमारे साथ खड़े रहे हैं, हिमालय से ऊंची दोस्ती है। वहाँ पे इस सिलसिले में कितनी हमारे लिए गुंजाइश पैदा हो रही है, क्योंकि अगर वो कुंजी नहीं देते हैं, इसको नहीं खोलते हैं, तो हम तो लॉक्ड है ना इस सिचुएशन के अंदर। सर देखिए, इसके लिए अभी जो हाल ही में उनको भी पता है हमारे मुश्किलात का, और मैं ये बात ऑन रिकॉर्ड लाना चाहूँगा कि जितने वाजिबात हम अपने मुआशी बहरान की वजह से चीन के नहीं दे सक रहे,
अगर किसी और के साथ ये झगड़ा होता तो शायद कोई हमें आर्बिट्रेशन की अदालत में ले गया होता। ये चीन की पाकिस्तान से दोस्ती का एक बहुत बड़ा सबूत है कि वो हमारे मसाइल की अंडरस्टैंडिंग को समझ के हमारे साथ मिलकर हमें मसले हल करने में मदद दे रहे हैं। हाल ही में वजीर आजम के दौरे में चीन के सदर ने खुद ये तजवीज़ पेश की कि जो आपके कोयले के प्लांट्स हैं जिसमें इम्पोर्टेड कोयला आता है, कि उससे इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपके इम्पोर्टेड जो कोयले की कीमत है वो उसमें लागत में कमी आए। इसी तरह जो उनकी नेशनल एनर्जी एडमिनिस्ट्रेशन है उसने ये पेशकश की है कि हम अपने बेहतरीन माहिरीन आपके पास भेजेंगे ताकि आपके पूरे एनर्जी सेक्टर को और इसके बहरान से निकलने के लिए जो हमारे पास पूरा तजुर्बा और दानिश है उसकी रोशनी में हम आपकी मदद कर सकें। इसी तरह जो बाकी भी हमारे लोन्स हैं, आप देखिए इंतहाई मुश्किल वक्त में चाइना ने जो हमारे कर्जे रोल ओवर किए, इसी तरह कुछ गल्फ कंट्रीज ने रोल ओवर किए, उन्होंने हमें मदद की कि हम उस डिफॉल्ट से निकल सके कि जो हम पर आया था। और इसकी बुनियाद क्या है? देखिए, इसकी बुनियाद ये थी कि 2019, 20, 21 में उस वक्त की हुकूमत ने एक लिबरल इंपोर्ट पॉलिसी और कंजम्पशन लेड ग्रोथ को जगह दी और उसके नतीजे में हमारी जो दरामदात थी वो 80 अरब डॉलर पे चली गई और वो सब कंजम्पशन लेड ग्रोथ थी। उसके नतीजे में कोई पैदावारी सलाहियत नहीं पड़ी। हमारा तजारती खसारा 50 अरब डॉलर पे चला गया, रुपया क्रैश कर गया, जिससे मुल्क के अंदर ये जो एक महंगाई की लहर है जिसका नतीजे में 20% और 30% आप जो कह रहे हैं। गुज़िश्ता हुकूमत की जो भी ये जो कमज़ोरियाँ या बेवकूफ़ियाँ या जो गलत फैसले थे वो अपनी जगह, मगर बहरहाल ये माहिदे तो आपने किए ना सर। ये टेक और पे का ये फार्मूला आपने ऑफर किया ना चीन को, आपने 4.5% लाइबोर प्लस दिया, आपने उनको मुझे भी मौका दीजिए, आपने उनको डॉलराइज्ड रिटर्न प्रॉमिस की। जी सर, आपने नहीं, अब देखिए आपने बात की तो मुझे कह ले दी है। पहली बात मैंने आपको शुरू में की कि चीन ने जो हमारे मुल्क में तवानाई के मंसूबे लगाए उसके अंदर कोई खसूसी मराद चीन को नहीं दी गई। ये वो एनर्जी पॉलिसी थी जब पाकिस्तान 18 घंटे बिजली के बहरान में था, चीख चीख कर लोगों को कह रहा था कि हम आपको ये मराद देंगे, खुदा के लिए हमारे मुल्क में बिजली पैदा करने का कारखाना लगाओ और हमें इस अजाब से निकालो। और मैंने आपसे कहा कि पाकिस्तान के अपने सरमायाकार लगाने के लिए तैयार नहीं थे। अगर उस मौके पे चीन वो बिजली के मंसूबे ना लगाता, आज भी हम अंधेरों के अंदर डूबे होते। हमारे मुल्क के कारखाने, हमारे मुल्क के जो पैदावारी एहसन भाई, तो अंधेरों में तो सर हम आज भी डूबे हुए हैं। 80 रुपए फी यूनिट क्या बिजली कोई पाकिस्तानी खरीद सकता है सर? क्या कोई कारोबार चल सकता है? 80 रुपए दुनिया की महंगी तरीन बिजली। ये वो उस वक्त है जबकि चीन ने हम पे रहम खाया और ये मंसूबे लगाए, उसके नतीजे में आज हम जिस सूरत हाल में खड़े। मैं चीन को नहीं कसूरवार कह रहा, बिल्कुल नहीं कह रहा, लेकिन बहरहाल आउटकम तो ये निकला है ना सर। हमने तो किया था हमारे अंधेरे बंद हो जाए, मगर यहाँ तो हमारी मईशत बंद हो रही है। अगर कामरान साहब, अगर आप 2018 में एक ना तजुर्बेकार अनाड़ी को इस मुल्क पे मुसल्लत करने का तजुर्बा ना करते तो आज कौम को 80 रुपए की बिजली ना मिलती। आज कौम 25 रुपए, 20 रुपए, 22 रुपए पे बिजली ले रही होती। आज हमें इन्फ्लेशन का ये 22-24% रेट ना देखना पड़ता, ज्यादा से ज्यादा 8%, 6% जिस तरह इंडिया में, दूसरे बांग्लादेश में, हमारे रीजन के अंदर है। हमने 2018 के उस तजुर्बे की कीमत कम से कम 10 साल अदा करनी है। सर 2024 आ गया है, अभी तो आपकी हुकूमत है और पिछले 2 साल से आपकी हुकूमत है सर। अभी तो आप अपने इन 2 सालों का हिसाब दे दे, बात का ना दे। हमारी हुकूमत है और हमने उस IMF के मुआहदे पर अमल करना हमें मजबूरी बन गई कि जिसके ऊपर पिछली हुकूमत दस्तखत करके गई थी। अभी तो आप कर रहे हैं सर, ये नया मुआहदा आप कर रहे हैं। आज इसको जन्म दे दे, कोई शानदार मुआहदा आप करके दिखा दे। अब जो हो रहा है कामरान साहब आप सुन लीजिए। देखिए, हम नया मुआहदा अगर कर रहे हैं ना, उसका बेंचमार्क वो मुआहदा है जो पिछली हुकूमत करके गई है। हम उस बेंचमार्क के ऊपर मजबूर हैं कि आज उनके साथ बातचीत करें।
और मुल्क को इस अजाब से निकालें। इसीलिए ये एक सख्त जो फैसले हैं हम कर रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि इन 2 सालों के अंदर इनके नताइज आएंगे और हम इस मुसीबत से भी निकलेंगे, मुस्तकबिल में IMF के रहमो करम पे भी नहीं होंगे और इंशाल्लाह। मगर एहसन भाई ये बताइए कि ये हमारी 25 करोड़ पाकिस्तानियों की दुआ है, 25 करोड़ पाकिस्तानियों की दुआ है कि 3 साल में ये मसला हल हो जाए। मगर इतना सा फरमा दीजिए, 3 साल की स्पेस चीन हमें दे रहा है कि यार 3 साल में तुम ये करके दिखाओ। वो हमारा ऐसा मॉडल हमने चीन के सामने पेश किया है कि देखें ये हम करेंगे, 3 साल के अंदर ठीक हो जाएंगे, आप हमें डेफर कर दें, ये हमारा रीप्रोफाइल कर दें डेट। तो ये तो खबर सुना है हमें कि बीजिंग इसके लिए तैयार है। अगर ये नहीं है तो फिर तो कुछ नहीं है। जी, चाइना पाकिस्तान के साथ आपने अगर जॉइंट डिक्लेरेशन देखी हो तो उन्होंने बरमला कहा है कि पाकिस्तान हमारे साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और हम पाकिस्तान की हर मुश्किल में उसके साथ खड़े हैं और पाकिस्तान की खुशहाली हमारा एक कॉमन ऑब्जेक्टिव है। इसलिए मुझे इंशाल्लाह यकीन है कि हमारे जो भी मसाइल हैं, हम एक फैमिली के अंदाज में, जब हम चाइना से बातचीत करते हैं तो हम कोई बिजनेस ट्रांजैक्शंस की बात नहीं करते, हम उस अंदाज में करते हैं कि जैसे एक खानदान के अंदर मामलात को एतमाद के साथ सुलझाया जाता है। मुझे यकीन है कि चीन इस मुश्किल की घड़ी में पाकिस्तान के साथ है, पहले भी रहा है और इंशाल्लाह वो पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निकालने के लिए जो हर भरपूर किस्म का किरदार अदा करेगा। मगर हमें अभी फ़िलहाल तो कोई गारंटी चाहिए ना सर। ये तो इस वक्त तो कि ये बिल्कुल टच एंड गो सिचुएशन है इस हवाले से। तो जी इंशाल्लाह आप मुतमिन रहें, हुकूमत इसके बारे में बहुत विजिलेंट है। हमने पहले भी पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया था और अब हम एक पूरा टर्न अराउंड पाकिस्तान के प्लान पर काम कर रहे हैं, जिसके नतीजे में आप देख रहे हैं कि जो खसारे के इदारे हैं उन्हें प्राइवेटाइज किया जा रहा है। जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है उसको ओवरऑल प्राइम मिनिस्टर ने किया, जो उसके अंदर काली भेड़ें थी उनके खिलाफ एक्शन लिया। इसी तरह जो लॉस मेकिंग इदारे हैं या महकमे उनको बंद किया जा रहा है। तो पाकिस्तान में एक बहुत संजीदा कोशिश हो रही है कि हम मुल्क की मईशत को मजबूत बुनियाद के ऊपर खड़ा करें। कुछ रहम दिली भी दिखाए ना। अब हमारे पास तो एक चपड़ासी के भी पैसे जब हमें तनख्वाह देनी होती है तो हम वो भी कर्ज लेके देते हैं। अब ये वज़ीर आज़म साहब की आधे सफ़े पे तस्वीरें छप रही हैं कि उन्होंने पाकिस्तान में कौन से झंडे गाड़ दिए। ये 1 अरब रुपए के इश्तहार 4 दिन में दे दिए हैं। ये माले मुफ्त दिले बेरहम है। अपनी तशहीर के बजाय अगर ये आवाम में बांट दे तो सर बहुत फ़ायदा हो जाएगा। आपको पता है वो आप सहाफ़ी हैं, आपको पता है कि इस पे 1 अरब नहीं लगता। गवर्नमेंट का रेट जो है वो बहुत कंसेशनल होता है, तो वो तकरीबन मुफ्त में इश्तिहार छपता है। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। चले हम इसी अच्छे खुशगवार नोट पे हम इस प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एहसन इकबाल साहब बीजिंग से हमारे साथ थे, इत्तला दे रहे थे कि वज़ीर आज़म के जो इश्तहार छप रहे हैं आधे सफ़े के, ये मुफ्त छप रहे हैं। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का ख़त्म होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।